नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजे वीर और आप सुनते हैं मुझे रेडियो नारद 90.4 एफएम पर। और श्रोताओं, आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो तारुफ की मोहताज नहीं है। कहते हैं कला के क्षेत्र में एक नया परचम लहरा रहे हैं और लोगों को अपनी कहते नहीं उन पुरानी धरोहरों से जोड़ने का एक अचूक प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ रामबली प्रजापति सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर चित्रकारी के क्षेत्र में बहुत कहते नहीं महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ बोलें। हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। हम आपके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी जी, बताइए सर, अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए कि कैसे सफर की शुरुआत हुई। सफ़र की शुरुआत तो चूँकि हमारा गांव जो है उत्तर प्रदेश में मोहनाथ भंजन है जी बनारस से और आगे जी। और घर में दीपावली के समय मूर्तियाँ और खिलौने बनते थे। तो पूरा बचपन मेरा उस तरह से बीता, खिलौने और मूर्तियाँ बनाते हुए। जी और फिर हमने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया। तो इस तरह से एक सिलसिला पेंटिंग और मूर्तियों का चल निकला। जी। सर, जहाँ पर चित्रकारी की बात आती है तो एक कहीं ना कहीं देखा जाता है ना कि उसको एक बड़ा अपने आप में उसमें समाज, उसमें एक अपने आप में एक बड़ी कला होती है उसको पहचानने की। तो सर, चित्रकारी की जो है आपको प्रेरणा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो लोग भी हैं जी सभी के अंदर एक कलाकार का गुण विद्यमान रहता है, या कह सकते हैं कि वो कलाकार ही होता है। जी। आप देखेंगे हर किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखना अच्छा लगता है। जी तो बेसिकली वो जिसको मौका मिल गया वो बना लेता है, लेकिन वो छिपा रहता है क्योंकि ये जो कलाएं हैं वो हर इंसान को खुशियां देती हैं। जी। तो जब भी आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अब घर में आके अगर उसको रिलैक्स होना है तो कुछ गाने सुनेगा, डांस वगैरह देखेगा, कुछ जो है म्यूज़िक वगैरह सुनेगा, फिल्म देखेगा, थिएटर देखेगा। तो ये सब देखने से वो रिलैक्स हो जाता है। तो बेसिकली ये जो कलाएं हैं वो एक बेहतर इंसान बनाती हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पेंटिंग में भी आपका बड़ा एक लगाव है, चित्रकारी में भी बड़ा लगाव है। तो सर, दोनों में कैसे जो है तालमेल जो है बिठाना बड़ा अपने आप में एक मुश्किल हो जाता है। तो कैसे तालमेल बिठाते हैं दोनों में? बेसिकली मुझे तो खानदानी मूर्तियां बनाने का वो था। तो जब मैं बनारस गया था तो मुझे मैंने जो है वो स्कल्पचर सेक्शन में मुझे था कि स्कल्पचर में मुझे फाइन आर्ट्स करना है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ के मास्टर्स डिग्री के बच्चों का और देखा हमने एमएफए के बच्चों का देखा, तो मुझे लगा कि वो तो उससे ज़्यादा तो मैंने घर ही पे सीखा हुआ है। तो मास्टर्स अगर मैं स्कल्पचर में सीखूंगा तो कुछ नया सीखना चाहिए। तो फिर मैंने पेंटिंग में एडमिशन लिया। जी। श्रोताओं, आज बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सर दे रहे हैं। सर, नेचुरल पत्थर्स की बात की जाए, जो कहते हैं स्टूडेंट्स का एक बड़ा प्रश्न होता है कि साहब नेचुरल पत्थर क्या होते हैं, उनके बारे में भी सर बताइए। एक्चुअली जो है देश भर में अभी इंडिया में ही करीब 10,000 से अधिक वैरायटी के पत्थर, मिनरल स्टोन मिलते हैं जी। और उन पे काम करना एक्चुअली स्कल्पचर के कार्विंग के हिसाब से सूटेबल नहीं है जी। तो देश भर के जो स्कल्पटर हैं वो ग्रेनाइट है, मार्बल है, बलुआ पत्थर है, लाइमस्टोन वगैरह है। तो इसी तरह के पत्थरों में करते हैं जो इजीली मूर्तियां बन जाती हैं जी। लेकिन जो मैं जिन स्टोन को टच कर रहा हूँ वो डायमंड वगैरह के करीब हैं और सेमी प्रीशियस स्टोन है, तो उनकी कार्विंग के लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ा और मैंने थोड़ा किया, टाइम दिया, तो अभी मैं कर पा रहा हूँ। तो एक नया प्रयोग है एक तरह से जो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि और लोग भी करना शुरू करें। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है जब आपने ये काम शुरू किया था, मुझे लगता जो मेरा अनुभव कहता है कि तब ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो पत्थरों के एक बलुई पत्थर जैसे हो गया, जो है ग्रेनाइट, मतलब बहुत कम पत्थरों पे जो काम होता था। आप जिस तरीके के पत्थरों पे काम कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी काबिले तारीफ है। सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि छोटे पत्थर होते हैं तो उनमें काम करना थोड़ा सा आसान होता, बड़े पत्थरों में काम करने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ रहती? देखिए, बड़े पत्थर तो अगर मार्बल ग्रेनाइट लेते हैं तो इजिली आप कार्विंग कर सकते हैं सर।
लेकिन जो मिनरल स्टोन्स हैं, जैसे टाइगर आई है, लेपिस है, आपका और जो दूसरे पत्थर हैं वो बहुत हार्ड हैं जी वो डायमंड के करीब हैं। जी तो उनको अगर कार्विंग भी करना है तो आप नहीं कर सकते हैं, उनको अगर काटना भी है तो घिस घिस के काटना पड़ेगा। जी तो घिसने की प्रक्रिया उसमें चलती रहती है। जी तो घिस करके, तो ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ठीक है, जी। अभी हम कर पा रहे हैं। जी प्रोग्राम को सर आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर पत्थर और लकड़ी का कॉम्बिनेशन अक्सर हमें कई जगहों पर चित्रकारियों में देखने को मिलता है। तो सर इसमें कितना आगे जो है इसको लेकर के और किसी किस चीज़ों के साथ इसके कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं? एक्चुअली जो हमारे दिमाग में ये था कि ये जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं और मिनरल स्टोन्स हैं, तो ये सिर्फ जो है गहनों में और माला वगैरह में, ऑर्नामेंट्स वगैरह में ही यूज़ होते हैं। जी तो मुझे लगा कि एक आर्ट के थ्रू इनको साधारण आदमी तक भी पहुंचाना चाहिए। जी तो वो मैंने शुरू किया जी एक तरह से। जी। और जहाँ पर पत्थरों की सर बात हो रही, वहीं आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक क्योंकि चित्रकार हैं, एक पत्थरों को लेकर के काफ़ी जो है जानकारी रखते हैं। तो सर कई बार ऐसे भी पत्थर देखे जाते हैं जो मौसम के विपरीत चलते हैं, जैसे कि अगर ठंडी का मौसम चल रहा तो वो पत्थर गर्म हो जाएगा, या गर्मी का मौसम चल रहा तो वो पत्थर ठंडा हो जाएगा। इस तरह के पत्थरों को क्या कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, अलग अलग, जैसे जैस्पर है, सूखा पत्थर है। जी। अगेट है तो वो उसको काटते हैं आप तो उसके अंदर से पानी निकलेगा। जी। देश भर में बहुत बहुत वेराइटीज़ हैं। आप मैं अभी एमपी में है, एक ऐसा पत्थर है जो तैरता है, जी, पानी पे तैरता है। जी, लेकिन वो मिलना, मैं भी अभी खोज में लगा हूँ। जी। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पत्थर है जिसको आप ऐसे लकड़ी से टच करेंगे, ऐसे मारेंगे जी, तो लगेगा कि टन की आवाज़ होगी, वो जो लगेगा जैसे ब्रोंज है। जी। ठीक है ना। तो इस तरह के पत्थर हैं। जी। और बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं, ट्रांसपेरेंट पत्थर हैं, जी। क्वार्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इनका काम इन पे किया जा सकता है। जी। और चूंकि 10,000 सबसे ज़्यादा एक बड़ी मुश्किल ये है कि अभी इन पे बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। जी। झारखंड में बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जिन पे अभी रिसर्च ही होना बाकी है, उनका मालूम ही नहीं कि ये कौन सा पत्थर है, क्या है। जी। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि देश भर में इतना पत्थरों का खदान होते हुए भी, सारी चीज़ें होते हुए भी कोई बड़ा म्यूज़ियम नहीं है। जी। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं झारखंड में, तो वो लोकल अथॉरिटी के साथ और कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल के क्या कोई बड़ा म्यूज़ियम बन सकता है क्या स्टोन्स का। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसे। बड़ी अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। और सर जैसा कि आपने बताया कि आपने डॉक्टरेट की हुई, पीएचडी की हुई है, तो सर पीएचडी के समय क्या विषय रहा और उसके पीछे क्या वजह रही, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक्चुअली हमने पीएचडी आमतौर पे वो लोग करते हैं कि पीएचडी किया और कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले गए, जी। उनको नौकरी करना रहता है तो पीएचडी करते हैं आमतौर पे। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह में जा कर के नौकरी पढ़ाते हुए फिर मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मैं पहले क्यों ना करूं। और चूंकि मुझे क्या था कि मुझे समझना था जी, आर्ट मार्केट को समझना था, एकेडमिक को समझना था, नेशनल इंटरनेशनल आर्ट मार्केट को, तो इसीलिए हमने कला और कला बाजार पे हमने सब्जेक्ट लिया। और पूरा मुझे उसका जो एक भी रिसर्च पेपर किसी बुक में नहीं मिलेगा। हमने सारे इंटरव्यूज़ किए, लोगों से बातचीत किया, तो वो प्योर इस तरह का है कि वो रियल में हमने सर्च किया, हमने लोगों से इंटरव्यू लिए, तो वो सारी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसमें। जी, ठीक है, तो वो हमारे अभी प्रोफेशनल लाइफ में काम आ रहा है। जी। सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि इस पे बहुत सारा अभी काम भी चल रहा है, तो आने वाले टाइम में हमें किस तरीके की जो है नई रिसर्चेस इस पे देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी हम एकदम से ग्लोबल हो गए हैं। जी। अभी कोई भी बीएफए का स्टूडेंट और ग्रेजुएशन मास्टर का भी बच्चा जो है वो चाहेगा कि, तो वो उसको पता चल जाएगा कि देश दुनिया भर में किस तरह का काम हो रहा है, मूर्तियों में किस तरह का काम हो रहा है, पेंटिंग्स में क्या क्या हो रहा है। तो इसमें सजग रहने की ये ज़रूरत होती है कि हम नया भी करें, कंटेम्प्रेरी भी करें और दुनिया
के स्तर के साथ हम अपने को जोड़ भी पाएँ और हम हमारी जो धरोहर है उसको भी हम साथ लेके चलें। जी सर, कई सर आपको जो है नेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, इनके बारे में भी बताइए, इसके पीछे की क्या कहानी रही? ये सब चीज़ें अपने से मिलती गई। जी जी। तो मैंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। जी। अभी भी मुझे लगता है कि अवार्ड वगैरह ठीक है, वो दूसरे लोगों के लिए आकर्षित करते हैं, मेरे लिए नहीं करता। जी। तो ये एक जर्नी में चीज़ें मिलती जाती हैं। जी। ठीक है ना, उसके लिए हमने कोई बहुत प्रयास नहीं किया। जी। तो वो उस तरह से चीज़ें हो गई। मेरा जो रहता है कि आपको काम करने का जो एक सुख होता है ना, जी। आप मूर्ति बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, दोपहर को बनाते हैं, फिर शाम को बनाते हैं, तो एक्चुअली वो जो जी रहे होते हैं वो वही हम लोगों का सबसे खुशी वाला क्षण होता है। बिल्कुल। सर, चलते चलते जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में आना चाहते हैं उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ा प्रश्न होता है, तो सर इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? अभी बहुत सिनेरियो जो है हमेशा बदलता रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो अभी आप देखेंगे कि पहले ऐसा नहीं था। किसी ने अगर फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, पेंटिंग में ले लिया, स्कल्पचर में ले लिया, तो मास्टर्स भी उसी में कर रहा है, पीएचडी भी उसी में कर रहा है। जी। लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं। अभी आपको जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया और आपका डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, आप ग्रेजुएशन करिए, मास्टर्स में अपना एनआईडी में एडमिशन लीजिए, जी, एंट्रेंस क्वालिफाई करिए, जी, बढ़िया पैकेज की नौकरी भी मिलेगी, जी, बढ़िया कुछ कर भी पाएंगे। तो आपके लिए सारे दरवाजे, आप फाइन आर्ट्स करिए, ग्रेजुएशन में आर्किटेक्चर में एडमिशन लीजिए, ठीक है ना, और डिजाइनिंग में आपका दुनिया भर का फील्ड है उसमें लीजिए, तो आपके लिए रास्ते खुले हुए। बस आपको ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। और करियर भी अभी पहले जैसा नहीं है। अभी जैसे कि मेरा बेटा एनआईडी से ग्रेजुएशन किया, उसको बहुत अच्छा पैकेज में अभी 2 साल उसने नौकरी किया, फिर अभी मास्टर्स करना है, बाहर जाने का है। तो अभी यह है कि अभी कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि सूचना तंत्र इतना बढ़िया हो गया है जी, कि यहाँ का बच्चा भी, मंगलायतन का भी बच्चा जो है वो विदेशों से जो ग्रांट है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जी, चीज़ें अब खुल गई। अभी दिल्ली और जो मुंबई के जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्हीं तक सीमित नहीं रहे। इसलिए आप देखेंगे कि इन सूचनाओं के आधार पे छोटी छोटी जगहों के भी बच्चों का जो है, आप देखिए कॉलेजों में, स्कूलों में नौकरियां लग रही हैं, और उनको सीनियर फेलोशिप, जूनियर फेलोशिप, ये सब स्कॉलरशिप भी अभी दूर दराज के गांव के आर्टिस्टों को भी मिल रहे हैं। कला के स्टूडेंट्स हैं उनको मिल रही हैं। आप देख रहे होंगे इधर भी 8-10 सालों में बहुत चेंज हुआ। जी। सर, चलते चलते कार्यक्रम जो आपको व्यूवर्स देख रहे हैं, जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग कहते हैं ना कि किसी जगह बहुत मार काट हो, दंगा फसाद हो, जी, वहाँ आर्टिस्टों को आर्टिस्ट पैदा कर दीजिए, जी, समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप इस दुनिया में आप देखिए कि कलाकारों की जो जमात है वो आपको दंगा फसाद करते हुए नहीं दिखेंगे। जी, वो एक बहुत खूबसूरत, अपने भी खुश रहते हैं, दुनिया को भी खुशी देते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि हर आदमी के अंदर एक कलाकार छुपा हुआ रहता है। तो मेरे ख्याल से आप भी अपने अंदर तलाशिए। आपको हारमोनियम में, संगीत में रुचि है और आपको पेंटिंग में रुचि है, तो थोड़ा थोड़ा वो दीजिए। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल और खुशनुमा हो जाएगी। जी दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। हमारे साथ रामबली प्रजापति सर थे, जिन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में एक अहम योगदान दे रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ हमें भी दीजिए इजाजत। अगले फिर प्रोग्राम में आगे करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार। Mangalayatan University. Achieve your true potential.